Welcome to the JEE paper video solution. This is a video solution for second round of JEE. So enjoy the video solution. Okay. So I will try to keep this video solution as short as possible. Okay. So without wasting time, let's start. This is first question. Instantaneous height for the particle projectile is given by y is equal to 8 minus 5t square comma x is equal to 60. In this question you have to find out the initial speed of projectile. It is very simple. So equation is y is equal to 8t minus 5t square. So you have to differentiate that. आप अगर differentiate करोगे, so what you get 8 minus 10t. ओके. सो अगर इसको कंपेयर करोगे v इज इक्वल टू यू प्लस 80 या माइनस जी टी से, सो आपको पता चल गया u की वैल्यू क्या मिल गई 8. सो u साइन थीटा इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट है इसलिए u साइन थीटा इक्वल टू 8. तो आपको एक कंपोनेंट मिल गया. ठीक है. अब दूसरा अगर देखोगे गौर से, सो 60, तो 60 क्या होगा u कॉस थीटा. क्यों? क्योंकि कौन सा कंपोनेंट है, उसका डिफरेंशिएशन करोगे 60 का तो क्या आएगा 6. तो डिस्प्लेसमेंट दिया उससे वेलोसिटी निकाला. एक्चुअली ये क्वेश्चन ऐसा है कि प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा है, यू हैव टू फाइंड आउट दिस रिजल्टेंट वेलोसिटी. अगर कलर चेंज करूं मैं तो आपको समझेगा कि यू हैव टू फाइंड आउट दिस रिजल्टेंट वेलोसिटी. दिस इज गिवन एज हॉरिजॉन्टल इज 6, वर्टिकल इज 8. तो दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा 10. सो 10 इज ऑप्शन. ओके, ये आपको क्लियर हुआ होगा. ठीक है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट नोट इट. तो क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस सेकंड क्वेश्चन. यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा. यहाँ क्या दिया है, अर्थ इज कंसिडर्ड हैविंग शॉर्ट बार मैग्नेट, सेंटर में उसके बार मैग्नेट है. एंगल ऑफ डीप इज गिवन, एंगल ऑफ डीप इज फाई दिया है. मैग्नेटिक लैटिट्यूड दिया है थीटा, मैग्नेटिक लैटिट्यूड कितना दिया है थीटा. सो याद रखना 11th में आपको एक रिलेशन ही है, द रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ डीप इज एंगल made with what, the resultant magnetic field with the horizontal lines. It is called as angle of deep. So magnitude of latitude means horizontal line, लेटी हुई means horizontal line are called as latitude. अगर बात करें इन दोनों के बीच का रिलेशन है tan phi is equal to 2t tan theta. 2t tan theta ये रिलेशन है, ये बहुत काम का रिलेशन है. ये रिलेशन बिल्कुल याद कर ले आप कि ये रिलेशन tan फाई का मतलब फाई कौन है यहाँ, एंगल ऑफ डीप, और थीटा कौन है बेटा, लैटिट्यूड. ये दोनों के बीच का रिलेशन है. 2 टाइम्स होता है कौन, द एंगल, किसका, एंगल ऑफ डीप, और 2 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ मैग्नेटिक लैटिट्यूड. अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रहा तो ये बिल्कुल उल्टा होता है इसके टर्म्स में. अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में लोगे डाइपोल, ये मैग्नेटिक पोल है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल लोगे तो यहाँ 2 कहाँ आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा. चलो, ये तो आपको फॉर्मूला पता ही है, 11th स्टैंडर्ड में है. ठीक है, BV/BH. ओके. अब यहाँ देखो, यहाँ कौन सी पोल है, मैंने अभी बोला था इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के टर्म्स में क्या आएगा, tan थीटा. 2 कहाँ चला जाएगा, इधर देखो, ये 2 चला गया. ये किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए. ये किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड है. 2 tan phi इज इक्वल टू tan थीटा. तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए 2 tan phi, और वहाँ मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या है बेटा, बोलो जल्दी. ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए tan phi इज इक्वल टू 2 tan थीटा. ओके, आगे बढ़े. हाँ चलो, अगर आप बात करो तो इसमें आपको एक चीज़ दिखेगी, ये जो स्लाइड दिख रही है आपको, इस स्लाइड में आपको क्या दिख रहा है कि फाइंड आउट द करंट. अब यहाँ बहुत सिंपल है, यहाँ से जब करंट आएगा वो 2 भागों में डिवाइड होगा, इधर और इधर. तो क्या करना है तुझे, यहाँ करंट कितना है, यहाँ करंट कितना है, यहाँ के करंट को क्या कर देगा, यहाँ से माइनस कर देगा. मैं कलर चेंज करता हूँ. सो यहाँ से आने वाला करंट जो है वो 2 भागों में डिवाइड हुआ. जैसे ही वो 2 भागों में डिवाइड हुआ, यहाँ का करंट और यहाँ का करंट डिवाइड कर दे. जैसे ही तू डिवाइड कर देगा, होगा क्या, यहाँ से आने वाला करंट यहाँ का करंट माइनस कर दे. कहाँ से, यहाँ के आने वाले करंट से. सो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिमेनिंग करंट. जैसे फिर से बोल रहा तो, यहाँ से करंट आया, वो इधर भी गया, इधर भी गया, ये वाला करंट और ये वाला करंट माइनस कर दे, यहाँ इस करंट से ये वाला करंट माइनस कर दे, तो हो गया आंसर.
तो यहाँ ये वोल्टेज रेगुलेटर है, तो यहाँ करंट कितना है, यहाँ वोल्टेज कितना है 10, तो करंट कितना होगा 10/1500। 10/1500 का मतलब 1/50, 1/150। और यहाँ कितना होगा 5 वोल्ट। 5 वोल्ट क्यों, क्योंकि यहाँ 10 यहाँ है तो यहाँ 5 होगा, क्योंकि ये 15 वोल्ट की बैटरी है। तो यहाँ 5 वोल्ट होगा, तो करंट कितना होगा 5/500। तो 5/500 का मतलब 1/100। तो मैंने क्या किया, ये 1/100 था, कुछ पोर्शन इधर गया, जो इधर गया वो माइनस कर दिया, ये यहाँ का करंट है और ये कहाँ करंट है, यहाँ का। तो बचा वाला कितना है, ये यहाँ। ठीक है, ये समझा होगा आपको, बहुत सिंपल था ये। तो ऑप्शन नंबर 3 आता है। आगे बढ़े। तो डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट दिया है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। डिस्टेंस दिया है R1 R2, तो आपको पीरियड फाइंड करना है। तो आपको पता है स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिलेशन ऑफ प्लैनेट डायरेक्टली क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करके ये T1 T2 लेना है, R1 R2 लेना है। तो T1 की वैल्यू दी है, T2 की वैल्यू दी है, सब कुछ करके उसका क्यूब करके कैलकुलेशन करना है। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, बहुत चिल्लर है ये। ठीक है, अगर आप इसको लॉजिकली सॉल्व करोगे शायद 1:8 आंसर आता है, आई गेस। ठीक है, आगे बढ़े। अब आप देखो यहाँ 3/4 ऑफ द एक्टिव न्यूक्लियाई, यहाँ अगर आप क्वेश्चन देखोगे 3/4 ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस सैंपल में डिके हो गए। क्या हो गए बेटा, डिके। कितने डिके हो गए, 3/4 डिके हो गए। बचे कितने फिर 1/4। बचे कितने 1/4, 1/4 बच गए, 3/4 डिके हो गए। ओके, अब अगर बहुत ज़्यादा लॉजिकली आप समझे बात कि 3/4 क्या हो गए, डिके हो गए, और 1/4 क्या हो गए, बच गए। तो इसके लिए हमेशा याद रखना कि 3/4 कितने सेकंड में डिके हुए, 3 सेकंड में। ठीक है, अब 3/4 3 सेकंड में, तो उसने बोला हाफ सैंपल मीन्स हाफ लाइफ। हाफ सैंपल कितने सेकंड में डिके होंगे, हाफ सेकंड में तो बिल्कुल नहीं, ये लॉजिक नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि 3/4 सेकंड में हुए तो हाफ सैंपल हाफ सेकंड में डिके होंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अब लॉजिकली अगर बात करें, हमारा जो फॉर्मूला है, इससे बात करता हूँ मैं, फॉर्मूला ऐसा नहीं करना, यहाँ हमने n लेना है। मैंने तुमको सिखा था n, एक्चुअली वो सिंगेज में भी है। n/n0 क्या होता है, सैंपल रिमेनिंग। सैंपल रिमेनिंग कितना है भाई 1/4, क्योंकि खर्च कितना हुआ 3/4। जब 3/4 खर्च हुआ तो बचा कितना 1/4। 1/4 इज इक्वल टू, देखो ये n/n4 क्या होगा 1/4, यहाँ पावर n आएगा, हाफ टू द पावर n, हाफ टू द पावर n। n की वैल्यू कितनी होगी फिर 2। अरे n की वैल्यू अगर 2 डालोगे तो n/n0 कितना आ जाएगा 1/4। तो जब n 2 आ जाता तो इसको 1/2 लेके, यानी क्योंकि T/T है, ओरिजिनल टाइम को मल्टीप्लाई करना। ओरिजिनल टाइम कितना है 3/4, तो कितना होगा 3 × 1 1, और 3 × 4 इज 8। तो ऑप्शन कौन सा आएगा करेक्ट, ये। फिर से दोहराता हूँ, ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको कैसे सॉल्व करें, n/n0 क्या होता है रिमेनिंग सैंपल्स, वो पहले नोट कर ले। रिमेनिंग सैंपल कितने 1/4, क्योंकि 3/4 खत्म हो गए। जो सैंपल है इज इक्वल टू हाफ टू द पावर n की वैल्यू निकाले, 1/4 इज इक्वल टू हाफ टू द पावर n, तो कितना होगा n की वैल्यू 2। तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें, इस सेकंड को 1/2 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे आंसर तुम्हारा 4th ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल है, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़े। अब ये देखो, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, वहाँ गामा की वैल्यू दी है, उसके बाद किसकी वैल्यू दी है रे, उसके बाद टी की वैल्यू दी है। तो और वॉल्यूम कितना कॉम्प्रेस किया, वॉल्यूम कितना कॉम्प्रेस किया 1/4 वॉल्यूम कॉम्प्रेस किया। फाइंड अ फाइनल टेम्परेचर, तो ये फॉर्मूला यूज करें, फाइंड अ फाइनल टेम्परेचर। तो टी की वैल्यू निकालना है आपको, ये तो के कांस्टेंट है, वॉल्यूम की वैल्यू दी है, गामा की वैल्यू दी है, गामा की वैल्यू इधर दी है, शायद 2T या 4T आता आई गेस, मुझे जो मेरे जो नॉलेज से। ठीक है, ये अप्लाई करके देखें। ठीक है, ठीक है, आखिरी के इसमें आपको आखिरी के स्लाइड में आंसर की भी मिल जाएगी, इसकी कोई चिंता नहीं करो। ठीक है, तो बस आप ये नोट करें कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, चलो आगे बढ़े। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। यहाँ क्या दिया है, इंटर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, इंटर रेजिस्टेंस, वर्ड ही दिया है। जब इंटर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है तो फॉर्मूला है R इज इक्वल टू L1 - L2 अपॉन L2। तो L1 की वैल्यू क्या है बेटा, L1 की वैल्यू ये पहली लेंथ है, ये देखो पहली लेंथ। दूसरी लेंथ कितनी है, ये दूसरी लेंथ। रेजिस्टेंस कितना है, ये इतना रेजिस्टेंस है। जब वैल्यू पुट करो आंसर हो। ठीक है, बहुत सिंपल है। फिर से दोहराता हूँ, L1 को नहीं, ये L1 है, L2 को नहीं, ये L2 है। रेजिस्टेंस कहाँ दिया, ये रेजिस्टेंस दिया है, तो हो गया, वैल्यू डालो, हो गया। यहाँ बोला है उसने इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिए
उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो बोले तो सबसे किसकी कम से कम वेवलेंथ होती है, इसका ऑप्शन नंबर 3 है करेक्ट। अगर आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो ये बहुत सिंपल था, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक 3m का मास है, उसको 2 भागों में स्प्लिट किया, तो जो रेशो होगा डी ब्रोगली वेवलेंथ का वो क्या होगा, लैम्बडा अपॉन लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2। ये क्या होगा, ये लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 निकालने के लिए आपको 2 चीज़ें करनी पड़ेगी। पहली चीज़ आपको मास पता होना चाहिए या मोमेंटम पता होना चाहिए, क्योंकि इसका रिलेशन किससे होता है, वेवलेंथ का मोमेंटम, क्योंकि लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है h/p, तो मोमेंटम से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पार्टिकल जब डिके होगा तो उसका क्या कंजर्व होगा, मोमेंटम। जब मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, मोमेंटम कांस्टेंट है, तो वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो अगर आप बहुत बुद्धि लगाओगे तो आपको समझेगा कि दोनों की वेवलेंथ भी क्या आएगी, सेम। तो आंसर देखोगे तो आपको समझ में आएगा, इसका रेशो क्या आएगा, 1:1, बिकॉज द मोमेंटम इज कंजर्व, एज मोमेंटम इज कंजर्व द रेशो ऑफ वेवलेंथ इज ऑल्सो सेम। अच्छा क्वेश्चन है ये, उससे भी अच्छा क्वेश्चन है। ये कैसा कटोरा है बोले, उल्टा कटोरा है, उसको ऐसा पलटा दिया आपने उसी जगह पे। सो व्हाट इज वर्क डन, क्या वर्क डन है, क्या वर्क डन है मुझे बताओ। ये सेंटर ऑफ मास है c/2 में, क्या सेंटर ऑफ मास चेंज हो रहा है, क्या सेंटर ऑफ मास चेंज हुआ, क्या वर्क डन कब कब होता है, जब किसी चीज़ को ऊपर उठाओ, किसी चीज़ को चलाओ। ये चला है क्या, नहीं, वही की वही जगह पे पलटा दिया उसने, क्या ऊपर उठाया, नहीं। सो वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा, 0, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास वही का वही है, उसको सिर्फ पलटा के दिया, इस कटोरे को ऐसा उल्टा पलटा है बस, बाकी कुछ नहीं किया। तो वही जगह है, जगह चेंज नहीं हुई, इसलिए वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो याद रखें इसका वर्क डन 0 होगा, बिकॉज सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जो है, जो सेंटर है उसकी पोजीशन चेंज होने वाली नहीं है, वो वही का वही रहेगा। ये मस्त क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कैपेसिटर दिया है और इंडक्टर दिया है। जब कैपेसिटर और इंडक्टर हमारे पास दिया है तो उसने बोला है कि करंट क्या होगा, तो आपको क्या पता है कैपेसिटर किसको एनर्जी देगा, इंडक्टर को। तो कैपेसिटर की एनर्जी क्या होती है, ½ CV², इंडक्टर की एनर्जी क्या होती है, ½ LI²। तो ½ CV² लो, नहीं तो कैपेसिटर की एनर्जी क्या होती है, Q² अपॉन 2C। देखो Q²/2C एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इज गिवन टू द एनर्जी ऑफ इंडक्टर। तो ये आई निकालना है, तो बाकी चीज़ों को उस साइड लेके जाओ, बस हो गया आंसर, है ना। किसने किसकी एनर्जी दी, कैपेसिटर ने तो दी एनर्जी, किसको, अरे कैपेसिटर ने दी ना एनर्जी, किसको, इंडक्टर को। चलो आगे बढ़े। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर के आगे एक ऑब्जेक्ट रखा है, फोकल लेंथ f, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म ऑफ मैग्निफिकेशन उसका 2 है। टू ऑब्टेन द रियल इमेज ऑफ सेम मैग्निफिकेशन द ऑब्जेक्ट हैज टू मूव, कितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को मूव करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको एक 2 चीज़ दिखती है कि पहले मैग्निफिकेशन क्या था, पहली केस में एक एक केस समझे। वर्चुअल इमेज जब थी मैग्निफिकेशन क्या था, प्लस, तो v की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, -2u, ठीक है। अब रियल इमेज जब होगी तो मैग्निफिकेशन कितना होगा, v = 2u, ठीक है ना। ये 2 चीज़ें आपको मिली, क्योंकि मैग्निफिकेशन उसने बोला सेम चाहिए, तो वर्चुअल इमेज के टाइम मैग्निफिकेशन -2u और रियल इमेज के टाइम मैग्निफिकेशन 2u। अब ये जब v की वैल्यू है यहाँ पहली केस के लिए पुट करोगे, फिर सेकंड केस के लिए पुट करो, जैसे v की वैल्यू पुट कर दिया आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, पहले केस के लिए u की, और दूसरे केस के लिए भी किसकी वैल्यू मिलेगी, u। तो पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था, पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था, कहाँ था, पहले ऑब्जेक्ट था यहाँ, कहाँ, यहाँ इस पोजिशन पे। अब ऑब्जेक्ट कहाँ गया, यहाँ, तो चला कितना, माइनस कर लो, u2 - u1, बस आंसर। तो इसका आंसर आता है f, ठीक है ना। अगर आप गौर से आंसर माइनस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर कितना आएगा, f, ठीक है। आपको फिर से समझाता हूँ मैं, इसको समझे। पहले मैग्निफिकेशन दिया था पहली केस का, तो उसमें वो उससे v की वैल्यू मिलेगी, यहाँ डालेंगे तो u की वैल्यू मिलेगी, पहले इनिशियल पोजीशन, फिर यहाँ सेकंड पोजीशन से v की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो आपको u सेकंड मिलेगा। पहले ऑब्जेक्ट यहाँ था, दूसरे बार ऑब्जेक्ट यहाँ चला गया, तो उसने क्वेश्चन ही पूछा है कितना मूव किया, किसको, ऑब्जेक्ट को। बस एक बार क्वेश्चन पढ़ते जाइए, आप अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझेगा नहीं, क्योंकि मैंने फास्ट बनाने की कोशिश की इसको, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक है जिसका मास m है, SHM एग्जीक्यूट कर रहा है, पासिंग थ्रू मेन पोजीशन। अब क्या हो गया, कुछ देर के बाद हमने m नाम का मास उसमें जेंटली ऐड कर दिया। अच्छा, सो नाउ दोनों टुगेदर मूव कर रहे हैं,
तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज़ करेंगे, एम्पलीट्यूड निकालनी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, एम इंटू वी, एम इंटू वी। यहाँ एम, यहाँ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम क्यों है, क्योंकि हमने स्मॉल एम मास ऐड कर लिया था, स्मॉल एम मास क्या कर लिया था, ऐड कर लिया था, इसलिए कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम है। अब v की वैल्यू क्या होती है, v की वैल्यू होती है ए ओमेगा, v की वैल्यू क्या होती है ए ओमेगा। सो मैंने पुट किया a इंटू ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है k बाई एम, याद रखो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है k बाई एम। सो मैंने v की वैल्यू डाली a ओमेगा, v की वैल्यू डाली ओमेगा की वैल्यू डाली k बाई एम। सो मास डबल वाला a बराबर है वही का वही, और यहाँ क्या है बेटा k बाई एम, एम कौन सा एडेड वाला, सेकंड केस में जनरली एडेड वाला m। फिर से समझे, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 लिया, मास कौन सा सेकंड वाला, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन। वेलोसिटी कौन सी a इंटू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू बाई एम, ये मास वही का वही a इंटू ओमेगा, ओमेगा इज k बाई एम, के m कौन सा है m प्लस m स्मॉल m। तो ये आप करोगे तो यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी, उस साइड लेके जाओगे तो शायद आपको सेकंड ऑप्शन करेक्ट होता, पता नहीं मुझे इतना, बट आप पीछे आंसर देख लेना। तो ये लॉजिक है उसका। 12 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड, ये क्वेश्चन मस्त है। 12 आइडेंटिकल कैपेसिटर कनेक्टेड, आउट ऑफ n कैपेसिटर्स की स्पेस क्या कर दी बेटा हाफ, और रिमेनिंग की क्या कर दी डबल। तो एक्चुअली चेंज ही नहीं की, कुछ की डबल कर दी, कुछ की हाफ कर दी, एंड एक्चुअली चेंज ही नहीं की। तो उसने बोला है कैपेसिटर कितने थे, व्हाट इज n फॉर इफेक्टिव कैपेसिटर इज अनचेंज। तो इसका लॉजिक समझ, डी लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे डी लिया है। यहाँ जो है पहले कैपेसिटर n नंबर ऑफ कैपेसिटर को क्या कर दिया हाफ, है ना, उसका डिस्टेंस हाफ कर दिया, n d बाई 2, ये आपको समझा होगा। फिर बचे कितने 12 थे, 12 माइनस n जो कैपेसिटर थे उसका डिस्टेंस क्या कर दिया डबल। देखो ये जो कैपेसिटर थे उनका डिस्टेंस कर दिया हाफ, अब प्लस बचे कितने 12 माइनस n, 12 थे ना उसमें से n, उसका जो डिस्टेंस है वो क्या कर दिया ट्वाइस, इसलिए उसको ट्वाइस d से मल्टीप्लाई किया, और इज इक्वल टू कितना है 12d, तो दिया चाहिए वो 12 कैपेसिटर करके, 12 डिस्टेंस कैपेसिटर। तो लॉजिक समझे, पहले कितने इतना ये कैपेसिटर हाफ करती है, इसका डिस्टेंस ट्वाइस कर दिया, 2d दिख रहा होगा आपको, ये बचे हुए कैपेसिटर, ये एक्चुअली कैपेसिटर n इंटू बचे हुए कैपेसिटर। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है n। आपने ये d ना लेते हुए भी सॉल्व किया तो भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आगे बढ़े। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। m है मैग्नेटिक मोमेंट, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को या प्रिंसिपल क्वांटम से क्या रिलेशन है। मैग्नेटिक मोमेंट का रिलेशन क्या है भाई, E इज E बाय 2m, L का रिलेशन क्या है NH अपॉन 2 पाई, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपको दिख रहा है डायरेक्ट फॉर्मूले से। अच्छा, अब उसके बाद ये टैंक वाला क्वेश्चन, टैंक वाले क्वेश्चन अच्छे से करे बेटा, ये बहुत आने वाले। T1 अपॉन T2 की वैल्यू का आपको पता है क्या होती है, पता है किसी को, अंडर रूट में लेना पड़ता है H1 माइनस H2, पता है क्या। हाँ ये होता है बेटा, T इज इक्वल टू कैपिटल ए क्या होता है टैंक का ऊपर का होल, ये ऊपर का होल, ए स्मॉल ए क्या होता है नीचे का होल, H1 हाइट का होती है टॉप से, H2 हाइट का होती है बॉटम से, होल से। तो ये दोनों भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। वैल्यू पुट कर आंसर निकाल, आंसर ना आना चाहिए। ये बहुत बार सिंगेज में भी सॉल्व किया है, इसका आंसर शायद सेकंड ऑप्शन आता है मेरे ख्याल से, ठीक है। आगे बढ़े, ये क्वेश्चन दिया है, दो स्पीयर दिए, उनकी रेडियस दी है, उसको कोटेड किया है कार्बन ब्लैक से, तो तुमको वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इमिशन रेडिएशन निकालना है, दी है आपको। फाइंड आउट करता है इमिसिव पावर। जब भी आपको इमिसिव पावर का वर्ड यूज किया तो आपने क्या यूज करना है बेटा, द स्टीफन्स लॉ। स्टीफन्स लॉ क्या है, पावर इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर इन टू द पावर 4। तो टेम्परेचर तो दिया नहीं सर क्वेश्चन में, कहाँ टेम्परेचर है, तो हमारे पास विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ है, लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, ये आपको पता होगा, लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। कॉन्स्टेंट लोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करो तो यहाँ बी कॉन्स्टेंट आ जाएगा, तो क्या हो गया बी की वैल्यू क्या होगी लैम्बडा इंटू टी, तो ये इसलिए यहाँ लिखा है लैम्बडा इंटू टी। जब आप इसको क्वेश्चन में पुट करोगे, क्या कहाँ पुट करोगे देखो, तो यहाँ जब पुट करोगे किसकी वैल्यू टेम्परेचर की, तो क्या डालोगे बी बाय क्या डालोगे लैम्बडा, तो बी तो कांस्टेंट है कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला पावर किसके लिए वेवलेंथ, पहली वेवलेंथ, तो पावर P1 अपॉन P2 बराबर होगा क्या, बाकी सिग्मा भी कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, आर अलग अलग है, तो यह ऊपर आर स्क्वायर होगा और नीचे क्या है टेम्परेचर क्या है बी अपॉन लैम्बडा टू द पावर कितना 4। तो यही रेशो, पहला रेशो दूसरा रेशो हो गया आंसर। जब आप रेशो लोगे तो आपको एक आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। बी बाय लैम्बडा ही लोगे ना टी की वैल्यू, तो बी टू द पावर 4, तो बी तो कांस्टेंट ही है, उसको विन कांस्टेंट बोलते हैं,
विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ है वो। LCR सर्किट दिया है, उसमें आपको करंट लीड कर रहा है कितने फैक्टर से, 45 से। आपको टैन का फॉर्मूला पता होगा, टैन का फॉर्मूला पता है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपेसिटर माइनस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिकेटर अपॉन क्या होता है, आर, है ना। तो ये हो गया कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपेसिटर, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिकेटर अपॉन आर। सो बाकी कुछ नहीं किया मैंने, सी की टर्म्स को उस साइड लेके गया। जब सी की टर्म्स को उस साइड लेके गया तो आंसर क्या है, गौर से देखे, सी की टर्म्स को उस साइड अगर लेके गया मैं, सी की टर्म्स को उस साइड लेके, ये वाला क्वेश्चन में, हाँ सी की टर्म को उस साइड लेके गया तो ये वाला आंसर है। बाकी टर्म्स को कुछ नहीं किया, ये वाली सी की टर्म्स को उस साइड लेके गया, बाकी लोगों को इधर ही रखा, ठीक है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो इसलिए 1 यहाँ से आया, ठीक है। आगे बढ़े, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। यंग डबल एज एक्सपेरिमेंट में वेवलेंथ कितनी होती है, वेवलेंथ कितनी होती है, फ्रिंज विड्थ कितनी होती है, x इक्वल लैम्बडा डी बाई डी। डी कितना है, कैपिटल डी की वैल्यू 1। कहा क्यों 1 है, क्योंकि सभी ऑप्शन में डी प्रेजेंट नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, सेकंड, x इक्वल लैम्बडा डी बाई डी वेयर स्मॉल डी कैपिटल डी इक्वल टू 1। आगे बढ़े, 2 साउंड वेव्स दिए, मस्त क्वेश्चन है। वेवलेंथ दिए, दूसरी वेवलेंथ दी है, तो उनके बीच की बीट फ्रीक्वेंसी, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी। तो मुझे बताओ बीट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पहली फ्रीक्वेंसी माइनस दूसरी फ्रीक्वेंसी। तो दी नहीं सर, पर वेवलेंथ दी है ना, तो एन की वैल्यू क्या होती है, वी बाय लैम्बडा। तो वी कितना है, ये दिया है, लैम्बडा कितना है, ये पहला लैम्बडा, दूसरा लैम्बडा ये लैम्बडा, तो दोनों को माइनस करोगे तो आपको बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। बहुत सिंपल है ये, बहुत ही सिंपल है। चलो आगे बढ़े, ये क्वेश्चन सबने सॉल्व किया होगा ऐसे आशा करता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इसके आंसर पीछे दिए मैंने। यहाँ आपको क्या निकालना है, फोर्स। यहाँ देखो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो आपको क्या निकालना है, फोर्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो फोर्स आपका आ रहता है, मैंने बताया था बिल में, तो BIL, तीनों का प्रोडक्ट करना था बस। B दिया है, I दिया है, L दिया है, तो तीनों का प्रोडक्ट करके तुमको आंसर मिलने वाला था, इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं था। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन में आपको PV डायग्राम दिए हीलियम गैस के लिए, तो आपको बताना है कि इस प्रोसेस के दौरान हीट कितनी इमिट होगी। सो आपको थोड़ा सा चीज़ें देखनी पड़ेगी। इसके लिए क्या है, 2 चीज़ें करनी पड़ेगी। पहली चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द एनी प्रोसेस इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, हाफ इंटू वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, PV, डेल्टा PV। सो आपको पता होना चाहिए हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जैसा हाफ होता है ना, हाफ ऑफ F इंटू डब्ल्यू। F इंटू डब्ल्यू क्या है, W क्या है, चेंज इन द वॉल्यूम, या चेंज इन द वॉल्यूम है, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या है, RT, PV इज इक्वल टू RT होता है, तो यहाँ dW क्या होती है, P डेल वी। तो फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम याद दिया है। फाइनल प्रेशर क्या है, फाइनल प्रेशर ये है, ये फाइनल प्रेशर। फाइनल वॉल्यूम का है, ये फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल प्रेशर ये, इनिशियल वॉल्यूम ये, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनो एटॉमिक गैस कितनी होती है, हीलियम मोनो एटॉमिक गैस है ना, कितनी होती है, 3, इसलिए वैल्यू कितनी ली है, 3। बस, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, तो लॉजिक लगा दो, आपको आंसर मिल जाएगा। रिजिड बॉडी हिंज की है एक पैरेलल एक्सिस को, तो आपको क्या पूछा है उसने, कोऑर्डिनेट्स भी दिए। सो आपको पता करना है एक्स कोऑर्डिनेट फॉर सेंटर ऑफ मास। एक्स कोऑर्डिनेट जब पूछता है तो बाकी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती, एक्स कोऑर्डिनेट पे फोकस करना है, बाकी चीज़ों को कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर गौर से देखें आप, तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर आप इसका कंपेयर करोगे, एक्स कोऑर्डिनेट कंपेयर करो इस चीज़ में, देखो आई कहाँ दिया, आई दिया, देखो तुमको उसको डिफरेंशिएट किया मैंने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर वाई कोऑर्डिनेट बदला तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई, जेड बोलता तो विथ रिस्पेक्ट टू जेड। तो अगर डिफरेंशिएट किया तो आपको क्या मिलेगा, देखो लॉजिक लगाओ, 27 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये देखो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। अरे कुछ समझ रहा है क्या, देखो ना, डी आई बाई डी एक्स कितना हो गया, 12 माइनस कितना हो गया, 4। 12 माइनस 4 कितना हो गया, लॉजिक लगाओ ना। रिजिड बॉडी कैन बी हिंज अबाउट द पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट x व्हेन हिंज अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू दिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो mr² रहेगा, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होता है, डी आई बाई डी एक्स। तो डिफरेंशिएट कर इक्वेशन को, बस, कोई चीज़ नहीं है। बाकी एक्स इन मीटर दिया है, आई भी दिया है, सभी तो यूनिट इसमें ही है, तो आंसर भी मीटर में आएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट डू डिफरेंशिएशन। ओके, अब ये क्वेश्चन स्प्रिंग वाला है। ये स्प्रिंग वाला क्वेश्चन कैसे होते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बट आपको लॉजिकली समझना होता है
कि यहाँ जो है कंजर्वेशन होता है, क्योंकि आप इधर जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उधर भी उतना ही फोर्स लगता है। ठीक है, तो इसमें देखो कैसा सॉल्व किया है। उसने बोला है 20 kg पे 200 फोर्स लगेगा, तो मुझे बताओ, है ना, बराबर है ना, 20 kg पे 200 न्यूटन फोर्स लगेगा। तो मुझे बताओ इधर एक फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स कौन खींच रहा है, स्प्रिंग। तो नेट फोर्स क्या होगा, 200 माइनस के एक्स इज इक्वल टू उसका एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 20 इंटू ए, तो नेट फोर्स हो गया ये मास इंटू एक्सेलरेशन। अब क्या हो गया, यहाँ से के एक्स की वैल्यू मिल गई हमको, किसकी वैल्यू मिल गई, के एक्स। पर ये दूसरे बाजू में जाओगे तो आपको एक चीज़ पता चली कि 10 के लिए अगर आप यही चीज़ करोगे तो 10 क्या है बेटा, 10 इज अ मास, और इधर इलोंगेशन दिया होगा, कितना दिया, एक्सेलरेशन कितना दिया है 12, कितना दिया है 12, तो 10 इंटू 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 एक्स। अरे के एक्स ना, के एक्स का मतलब यहाँ क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का, है ना। अरे आपको पता हो ना के एक्स किसके ऊपर, के एक्स क्या होता है, फोर्स होता है ना एक प्रकार का, रिस्टोरिंग फोर्स। तो फोर्स कैसे निकालोगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका मास इंटू एक्सेलरेशन कितना है, ये इतना एक्सेलरेशन है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन ये आ गया चीज़। तो के एक्स का मतलब होता है फोर्स। तो ये चीज़ निकल गई के एक्स की वैल्यू, तो के एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ डालो। जैसे के एक्स की वैल्यू उठा के डालो तो आपको ए का एक्सेलरेशन मिल जाएगा, बस। ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगा के समझो, थोड़ा 2-3 बार पढ़ गया। चलो इस प्रकार से एक की है, आपको पहले का 46 का आंसर देख लो, 47 का आंसर देख लो, 48 का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, और आपको यहाँ से एक लॉजिक समझता कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कैसे आंसर डालने होते हैं। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से, आई अप्रिशिएट योर टाइम कि आपने यहाँ तक देखा वीडियो। थैंक यू, थैंक यू।